हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। तो इसके बारे में आप आ जाएं स्टडी मटेरियल पर, पेज नंबर 3.32 पर, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज AS2 रिवाइज्ड। अब सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हर एज की एक बात मैंने बताई आपको कि ये स्टार्ट होता है एप्लीकेबिलिटी से, कहां अप्लाई होगा कहां नहीं, और एंड होता है डिस्क्लोजर कि कैसे डिस्क्लोज करना है। तो ऐसे यहां पर भी है। स्टार्टिंग ये पढ़ते हैं पहले इन्वेंट्रीज, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री की बात करें तो कौन सी इन्वेंट्री पर अप्लाई होगा ये। तो आपको इसमें पहले पैराग्राफ के बाद में इन्वेंट्री हेडिंग लिखा हुआ मिलेगा इंट्रोडक्शन के नीचे। AS2 defines inventories as asset held, number 1, for sale in ordinary course of business। तो asset held for sale in ordinary course of business, जिस asset को, स्टॉक भी asset है, बैलेंस शीट में लिखते हो ना, तो जिस चीज को आप बेचने के लिए रखते हो ऑर्डिनरी गुड्स जनरली, तो वो गुड्स हो जाता है। तो बैलेंस शीट में हम देखा प्लांट मशीन बिल्डिंग सब वहीं लिखी जाती है, स्टॉक भी वहीं लिखा जाता है, डेटर्स भी वहीं लिखा जाता है। लेकिन प्लांट मशीन हम बेचने के लिए नहीं, यूज करने के लिए रखते हैं, इसलिए वो असेट है, वो फिक्स्ड असेट्स से उस पर AS10 लगेगा। और ये हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स, ऑर्डिनरली हम जिस चीज की सेल करते हैं वो हमारे लिए इन्वेंट्री। तो इसके साइड में लिख लोगे फिनिश्ड गुड्स। किसकी बात कर रहा हूं? फिनिश्ड गुड्स, यानी जो लोग बना बनाया गुड्स ला के और बेचते हैं, ये उसका स्टॉक है। या जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसमें मैन्युफैक्चरिंग में 3 तरह के स्टॉक होते हैं। रॉ मटेरियल का स्टॉक होता है, WIP का होता है, वर्क इन प्रोग्रेस, और फिनिश गुड्स का। तो ये कौन सा है? फिनिश गुड्स, क्योंकि ये सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स है। और या फिर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, असेट हेल्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल। तो यानी आप यहां लिख लेंगे स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। भाई 31 मार्च के दिन आपका जो काम चल रहा था उसका भी तो स्टॉक बच सकता है ना। कुछ गुड्स बन गया था तो फिनिश गुड्स का स्टॉक भी हो सकता है, कुछ बन रहा था उसका स्टॉक हो सकता है। और तीसरा, फॉर कंजम्पशन इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल including maintenance, supply, consumables other than machinery spares, service equipment, standby equipment meeting the definition of PP। तो कंज्यूमेबल आइटम्स, यानी यहां पर आप लिखोगे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड अदर कंज्यूमेबल आइटम्स। जैसे पैकिंग मटेरियल, ये भी तो कंज्यूम होता है ना, जैसे गुड्स बनता आएगा उसकी पैकिंग होती चली जाएगी। रॉ मटेरियल, जो मेन रॉ मटेरियल होता है वो, तो रॉ मटेरियल का स्टॉक वो भी इसी में आएगा। ठीक है। तो कंजम्पशन इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल इंक्लूडिंग मेंटेनेंस, सप्लाई एंड कंज्यूमेबल अदर आइटम्स। इंक्लूडिंग मेंटेनेंस सप्लाई, जैसे आपको ऑयल वगैरह की जरूरत पड़ती है मशीन को मेंटेन करने के लिए, ग्रीस ऑयल, तो ये भी कंज्यूमेबल आइटम है, ये भी रॉ मटेरियल, ये भी स्टॉक की कैटेगरी में आएगा। लेकिन क्या लिखा? अदर देन मशीनरी स्पेयर पार्ट्स। अब मशीनरी स्पेयर पार्ट्स, लूज टूल्स, स्टैंड बाय इक्विपमेंट, तो इनका मतलब ये होता है कि क्या लिखा है? मशीनरी स्पेयर, सर्विस इक्विपमेंट, स्टैंड बाय इक्विपमेंट मतलब क्या होता है? स्टैंड बाय इक्विपमेंट मतलब जो पड़ा हुआ है, जरूरत पड़ेगी तो काम लेंगे वरना नहीं। जैसे आपने देखा होगा कि जनरेटर होता है, जनरेटर शादी समारोह में आपने देखा होगा कि कोई भी आप फंक्शन करवाते हो तो जनरेटर साइड में रखा रहता है। लेकिन लाइट जाएगी तो यूज होगा या पहले से यूज होगा? बाद में होगा ना। ऐसे ही बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में भी कुछ पावर बैकअप के लिए या और भी कई चीजों के लिए, जैसे हम अपने क्लास की बात करते हैं, अपने क्लास में मैं हमेशा 2 माइक रखता हूं, एक कभी खराब हो जाए तो तुरंत लाके दूसरा लगा दो। तो वो है रखा हुआ, स्टैंड बाय है, बट जरूरत पड़ेगी तो यूज होगा। तो वो स्टॉक थोड़ी ना है, क्योंकि वो ऑर्डिनरी कोर्स में सेल करने के लिए भी नहीं है ना, वो कंज्यूमेबल आइटम है, वो तो यूज करने के लिए है ना। और जो यूज करने के लिए होता है वो तो AS10 में, PPE में आ जाता है। PPE मतलब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, जिसका नाम पहले फिक्स्ड असेट्स था, उसका नाम अब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट PPE हो गया।
इसलिए यहां ये लिख रहे हैं कि मशीनरी पार्ट्स, इक्विपमेंट, स्टेटमेंट इक्विपमेंट मीटिंग द डेफिनेशन ऑफ पीपी। तो जो पीपी की डेफिनेशन में जाएगा वो AS10 में कवर होगा, फिर वो यहां नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो 3 स्टॉक की हम बात करेंगे, यानी AS2 जो है वो 3 स्टॉक से रिलेटेड है। रॉ मटेरियल का स्टॉक है, WIP का स्टॉक है और फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक है। आगे चलते हैं फिर अगले पैराग्राफ में, नेक्स्ट पेज 3.33 पेज नंबर पर। अब 3.33 पेज नंबर पर हम देखेंगे, है ना, अब हम नॉट एप्लीकेबल वाले केस देखेंगे। नॉट एप्लीकेबल वाला केस, फॉलोइंग आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम स्कोप ऑफ AS2। एक्सक्लूडेड तो एस अप्लाई होता है 3 इन्वेंट्री पे और किस पर अप्लाई नहीं होता है, दोनों बात बताई गई। वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, वर्क इन प्रोग्रेस अराइज अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, कोई बिल्डिंग बनाने का कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट लिया, उसमें वो बिल्डिंग 31 मार्च तक पूरी नहीं बन पाई, आधी बन पाई, तो वो हम वर्क इन प्रोग्रेस बोलेंगे। लेकिन वो वर्क इन प्रोग्रेस को किसका है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का है। और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग से एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS7। बिल्कुल कंस्ट्रक्शन की सारी बात उस AS7 में लिखी, उसका ट्रीटमेंट सारा AS7 के हिसाब से होगा, तो इसलिए यहां से हट गया वो। भाई जिस चीज के लिए भी अलग से AS है तो फिर वो इस AS में क्यों बात करेंगे, तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की सारी बात AS7 में होगी, इसलिए यहां से हटा दिया उसको। तो वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, कास्ट ऑफ पार्ट कंस्ट्रक्शन, कास्ट ऑफ पार्ट कंस्ट्रक्शन मीन्स सेमी फिनिश्ड बिल्डिंग ऐसा बोल सकते हैं। यह रोड बनाया तो आधा रोड बना, इंक्लूडिंग डायरेक्टली रिलेटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बीइंग कवर्ड अंडर AS7। AS7 का नाम है अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, लेकिन एक बात ध्यान से देखने वाली कि चलिए वो जो बिल्डिंग बन रही थी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, बहुत सारे माले बनने थे, उसमें से सिर्फ अभी आप इतना ही बना पाए हो अंडर कंस्ट्रक्शन, अभी 1 मंजिल ही बनी, तो ये वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक, ये इस एस में कवर नहीं है, यानी इस आधी अधूरी बिल्डिंग का वैल्यूएशन करके इसको भी हम बोलेंगे वर्क इन प्रोग्रेस, तो इसका वैल्यूएशन AS7 के हिसाब से होगा, AS2 के हिसाब से नहीं होगा। लेकिन यहां इस साइट पर, इस कंस्ट्रक्शन साइट पे जो मटेरियल पड़ा हुआ, सीमेंट की बोरियां पड़ी रह गई 31 मार्च को, कुछ सरिये रह गए, उसका वैल्यूएशन तो AS2 के हिसाब से ही होगा। लिख रहे हैं आगे, क्या लिख रहे हैं, इन्वेंट्री हेल्ड फॉर यूज इन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट दैट इज सीमेंट लाइंग एट द साइट शुड हाउएवर बी कवर्ड अंडर AS7। तो आप समझे बात को, वहां जो मटेरियल पड़ा हुआ है वो तो AS2 में कवर होगा, क्योंकि वो फॉर कंजम्पशन पर्पज के लिए है ना, और हर वो चीज जो कंजम्पशन पर्पज के लिए हो वो AS2 में आएगी। लेकिन ये जो बिल्डिंग है सेमी फिनिश बिल्डिंग, सेमी फिनिश प्रोजेक्ट, ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, ये वर्क इन प्रोग्रेस AS7 में आता है। ठीक है, यानी आपकी बिल्डिंग में 1 2 3 4 5 फ्लोर बनना थे, यानी 20% वर्क कंप्लीट हो गया, तो 20% वर्क कंप्लीट का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, तो वो AS7 में करेंगे, AS2 में नहीं। ठीक है, तो अगला है वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर जब वर्क सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो सर्विस प्रोवाइड भी कंप्लीट नहीं होती है, उससे पहले ही ईयर एंड आ गया, तो वो सर्विस भी इन प्रोसेस है, तो एक वर्क इन प्रोग्रेस ये हो गया। जैसे हम ऑडिट करने गए, हम मान लो मार्च से पहले 31 मार्च से पहले हमने ऑडिट असाइन, अब ऑडिट हमें कंप्लीट करना था 31 मार्च से पहले, लेकिन किसी कारण से नहीं हो पाया, आगे तक चलेगा ऑडिट, तो ये हम क्या कहेंगे, 31 मार्च को ऑडिट को क्या बोलेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस सर्विस। यही हुआ ना, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा था, 31 मार्च डेडलाइन थी, करना था कंप्लीट, उसको नहीं कर पाया, अब बाद में होगा वो पूरा, लेकिन सॉफ्टवेयर कुछ तो बन गया होगा, तो ये भी क्या हुआ, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। तो वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कास्ट ऑफ प्रोवाइडिंग अ पार्ट ऑफ सर्विस, फॉर एग्जांपल फॉर शिपिंग कंपनी। अब देखो शिपिंग कंपनी क्या करती है, गुड्स यहां से वहां ले जा रही है, तो गुड्स यहां से वहां तक, सपोज इंडिया से ऑस्ट्रेलिया गुड्स जाना है,
और शिप 31 मार्च से पहले पहुंच जाना चाहिए, बट किसी कारण से नहीं पहुंच पाया। 31 मार्च तक वो ऑस्ट्रेलिया डेस्टिनेशन पर गुड्स को अनलोड नहीं कर पाया। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है ये इन प्रोसेस है। क्या लिखा हुआ है? फॉर अ शिपिंग कंपनी फ्यूल एंड स्टोर्स नॉट कंज्यूम्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड इज इन्वेंट्री। उस शिप पर जो फ्यूल पड़ा हुआ है, जो इन्वेंट्री कंज्यूम है, शिप बहुत दिन लगते हैं शिप को वहां तक जाने में, तो इतने दिन तक का फ्यूल वो पहले से स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, वहां पूरा स्टाफ रहता है, स्टाफ के खाने पीने के लिए कंज्यूमेबल आइटम्स वो रखते हैं, वो इन्वेंट्री है, वो क्योंकि कंज्यूमेबल आइटम्स है, तो वो AS2 में कवर्ड है। लेकिन बट नॉट कॉस्ट ऑफ वॉवेज इन प्रोग्रेस। वॉवेज इन प्रोग्रेस मतलब शिप जो इन प्रोग्रेस है, यानी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस इन प्रोसेस, वो इस AS2 में कवर्ड नहीं। तो जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का वैल्यूएशन होगा, है ना, वो इस AS में कवर नहीं, लेकिन उस शिप पर जो स्टोर्स रखा हुआ, कंज्यूमेबल फ्यूल रखा हुआ, वो AS2 में कवर हो। तो एक हो गया अपना सर्विस कॉन्ट्रैक्ट वाली बात, एक हो गई कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वाली बात, एक हो गई सर्विस प्रोवाइडर्स। तीसरा शेयर्स डिबेंचर्स सिक्योरिटीज। शेयर्स डिबेंचर्स सिक्योरिटीज पर हमने कोई सा AS पढ़ा है, यानी इन्वेस्टमेंट पर हमने कोई AS पढ़ा है। यस, AS 13। इन्वेस्टर जब किसी भी शेयर्स में, सिक्योरिटीज में, किसी भी बॉन्ड्स वगैरह किसी भी सिक्योरिटी में अगर इन्वेस्ट करता है तो वो AS 13 के हिसाब से अकाउंटिंग करता है। पूरी अकाउंटिंग हमने पढ़ी, एक्स इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट वगैरह वगैरह। ये इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, जो ब्रोकर है, जो दिन रात शेयर्स खरीदता बेचता है, उसके लिए वो बिजनेस है, उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो AS 13 उनके लिए नहीं है। तो क्या उनके लिए शेयर्स जो बच गए 31 मार्च के दिन, उस ब्रोकर के लिए शेयर्स जो बच गए वो स्टॉक इन ट्रेड है? स्टॉक इन ट्रेड है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो गुड्स है, उसके लिए बेचने के लिए तो रखा है उसने। बट उस पर AS2 अप्लाई नहीं होता है, ये अजीब सी बात इसमें लिखी है। शेयर्स, डिबेंचर्स, अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, हेल्ड करे स्टॉक इन ट्रेड, it should be noted that these are excluded from the scope of AS 13 as well। मतलब यहां तो हम एक्सक्लूड की लिस्ट पढ़ ही रहे हैं, यानी AS2 में से भी हट गए, और AS 13 तो इन्वेस्टर के लिए होता है, और इन्वेस्टर के लिए वो गुड्स स्टॉक थोड़ी ना होता है, तो AS 13 में भी नहीं। तो अब क्या करें? दो ही तो तरीके रहते हैं। व्यक्ति शेयर्स खरीदता है, या तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदता है, या फिर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदता है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक इन ट्रेड है तो भी मना कर दिया, यहां से एक्सक्लूड की लिस्ट में दे दिया, और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से AS 13। तो अब ये क्या कह रहे हैं? द करंट इंडियन प्रैक्टिस क्या है फिर? इज हाउएवर टू वैल्यू देम एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू। यानी अल्टीमेट बात वही आ गई जो AS 13 में लिखी थी। बट इनका कहना ऐसा है कि शेयर्स एंड सिक्योरिटीज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट कवर्ड अंडर AS2, यानी जो शेयर्स का स्टॉक बच गया उस पर AS2 अप्लाई नहीं होगा। फोर्थ, प्रोड्यूसर इन्वेंट्री ऑफ लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ये सब पर अंडरलाइन कर लेना। मिनरल ऑयल्स वगैरह, इन पर भी AS अप्लाई नहीं। और वैसे तो इन सब पे कोई सा भी AS अप्लाई नहीं होता, लगभग सभी AS के एक्सक्लूड की लिस्ट में ये सब है। लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इस पर इंड AS जरूर आया है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जितने इतना पैराग्राफ पढ़ा रहा हूं बस वही पैराग्राफ पढ़ना है, बाकी इतने सारे पैराग्राफ इन्होंने फिजूल में दे रखे हैं, बहुत सारे, कोई जरूरी नहीं। अब हम आते हैं सीधे नेक्स्ट पेज पर 3.35 पर, मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट। पहली स्टेप में हमने क्या पढ़ा? एप्लीकेबिलिटी एंड नॉन एप्लीकेबिलिटी। ठीक, एक तो थ्योरी क्वेश्चन ये बन गया, याद होना चाहिए आपको। AS को ऐसे याद होना चाहिए, AS के मतलब फ्रेमवर्क माइंड में रखना चाहिए कि इसमें सर ने ये पढ़ाया था, फिर ये, और समरी नोट्स बना लो तो द बेस्ट है। एप्लीकेबिलिटी में 3 पॉइंट, फिनिश गुड्स स्टॉक, WIP स्टॉक एंड रॉ मटेरियल स्टॉक एंड अदर कंज्यूमेबल्स। नॉट में क्या लिख दोगे? शॉर्टकट में वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, सर्विस प्रोवाइडर्स, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज हेल्ड इन स्टॉक इन ट्रेड, और चौथा हो गया लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मिनरल ऑयल्स। बस शॉर्टकट में। अब हम पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री, हाउ टू वे। वैसे भी इस AS का मेन नाम है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। ये AS आपको वैल्यूएशन सिखा रहा है, अकाउंटिंग नहीं, डेबिट क्रेडिट नहीं। खरीदोगे तो कितने में, बेचोगे कितने में, वो नहीं सिखा रहा है। वैल्यू कितने में करना है ये देखते हैं।
तो इन्वेंट्रीज की वैल्यूएशन के लिए आपको एक चार्ट मिलेगा 3.35 पेज नंबर पर। एक तरफ रॉ मटेरियल लिखा हुआ है, एक तरफ फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस लिखा है। फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, तो लिखा है लोअर ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट और एनआरवी। बहुत बार सुना आप लोगों ने, बिना इस एस को पढ़े भी आपको याद होगा कि हमेशा स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है, नेट रियलाइज यानी जितने में बिकेगा उसमें से सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो, यानी सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस इक्वल टू एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, तो वहां एनआरवी का मतलब लिखा है रियलाइजेबल वैल्यू लेस सेलिंग एक्सपेंसेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। सेलिंग एक्सपेंस, अगर बेचना है तो बेचने के खर्चे, और अगर अभी काम करना है वर्क इन प्रोग्रेस है, फर्दर और कुछ काम करना है तो लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, वहां ऐसा लिख लो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। अभी प्रैक्टिकल में समझेंगे। तो इनका ऐसा क्यों कहना है, इनका कैसा कहना ऐसा है, कॉस्ट 100 रुपए है और एनआरवी 80 रुपए, तो इनका कहना है विच इज लोअर पे वैल्यू करें। लोअर पे क्यों वैल्यू करें भाई, इसीलिए वैल्यू करें लोअर पर कि आपकी बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाना चाहिए। अगर आपने अपना स्टॉक 100 रुपए पे लिखा तो बैलेंस शीट में क्या दिखेगी कि हमारी 100 रुपए की असेट है, जबकि एक्चुअली 100 रुपए से आने वाले हैं क्या, नहीं। असेट क्या होती है, जिससे कुछ रिकवर हो सकता हो इन फ्यूचर, फ्यूचर बेनिफिट्स मिल सकते हो। तो क्या 100 का बेनिफिट मिलेगा, नहीं। कितने का मिलेगा, 80 का। तो आप 100 पे कैसे वैल्यू, ओवर वैल्यूएशन हो जाएगा। तो और प्रूडेंस कंसेप्ट के हिसाब से, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट के हिसाब से जो एक्सपेक्टेड लॉसेस है, हमने अभी नहीं बेचा, बेचना है, तो बेचने के लिए एनआरवी एस्टिमेटेड एनआरवी है, तो एस्टिमेट लॉस हो गया ना 20 रुपए का, तो आप अभी से रिकॉग्नाइज कर लो इसको। आप जैसे ही अपने ट्रेडिंग अकाउंट में स्टॉक 80 लिखोगे तो ऑटोमेटिकली 20 रुपए कम हो गए ना। अलग से ऐसा नहीं करना है आपको कि यहां 100 लिखो और फिर 20 का प्रोविजन बनाओ, ऐसा नहीं करना है। आपको सीधे स्टॉक का वैल्यूएशन कितना कर देना है, 80, तो ऑटोमेटिकली ये आपका प्रूडेंस कंसेप्ट के हिसाब से एक्सपेक्टेड लॉस रिकॉग्नाइज हो गया। ठीक है, तो एनआरवी इसे कहते हैं। कॉस्ट, तो कॉस्ट में क्या लिखा, 3 कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड अदर कॉस्ट। ये 3 पढ़ना है, ये मैं लिखवाता हूं आपको। ठीक है, तो कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर, ये बहुत ज्यादा सिंपल रूल, आप बरसों से सुनते आ रहे हैं, ये काम का है। रॉ मटेरियल में ऐसा नहीं लिखा है, क्या लिखा है, रॉ मटेरियल में लिखा है एट कॉस्ट, यहां पे विच इज लोअर नहीं लिखा, क्या बोला है, एट कॉस्ट पे वैल्यूएट करो। इफ फिनिश गुड्स आर सोल्ड एट और अबव कॉस्ट, यानी अगर आपका जो फिनिश गुड जिसमें रॉ मटेरियल कंज्यूम हो रहा है, अगर वो आपका किस पे बिक रहा है, एट कॉस्ट या उससे ज्यादा में बिक रहा है, तो फिर आप रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन कॉस्ट से कम पर नहीं करेंगे। इसका एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा, तब समझ में आएगा। या फिर अदरवाइज एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, फिर अगर उल्टा हो तो क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो अभी आपसे इतना याद रखें, इतना समझें कि रॉ मटेरियल पे ये एनआरवी वाला कंसेप्ट नहीं चलता है, रॉ मटेरियल पे कुछ और होता है, वो आखिरी में पढ़ेंगे हम, बहुत बढ़िया क्वेश्चन करवाऊंगा। अभी आपको सिर्फ पढ़ना है फिनिश गुड्स और डब्ल्यूआईपी का। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल यहीं पर देख लेते हैं। एग्जांपल 1, कॉस्ट ऑफ अ पार्टली फिनिश्ड यूनिट, पार्टली फिनिश्ड, डब्ल्यूआईपी पे आ गया स्टार्टिंग में, ये तो एट द एंड 1670 इज 150, यानी 150 रुपए लग चुके हैं 16-17 तक। द यूनिट कैन बी फिनिश नेक्स्ट ईयर बाय फर्दर एक्सपेंडिचर ऑफ 100, 100 रुपए और लगा दोगे तो पूरी कंप्लीट हो जाएगी, और फिर जब बन जाएगी तो फिनिश यूनिट्स कैन बी सोल्ड एट 250, 250 में बिक जाएगी, सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ 4% ब्रोकरेज ऑन सेलिंग, सेलिंग एक्सपेंसेस भी लग रहा है, एंड द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री डिटरमाइंड एज अंडर। तो अभी आप ऊपर वाला चार्ट फिर से देखो जरा, डब्ल्यूआईपी का वैल्यूएशन किस पे करना है हमें, डब्ल्यूआईपी का वैल्यूएशन करना है वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक का वैल्यूएशन हमें करना है कॉस्ट या एनआरवी पर। कॉस्ट दिख ही रही, कितने रुपए लगे, 150 रुपए लग चुके हैं। एनआरवी कैसे निकलेगी, एनआरवी का मतलब मैंने अभी ऊपर लिखवाया आपको, रियलाइजेबल वैल्यू 250। अगर ये बिक जाए तो कितने में बिकेगा, 250 सेलिंग प्राइस दे रखी है।
लेकिन सेलिंग प्राइस में से माइनस भी लिखा हुआ ऊपर देखो आप, सेलिंग एक्सपेंसेस ब्रोकरेज वगैरह, तो ब्रोकरेज कितनी है इस केस में 4%, 4% ब्रोकरेज हो जाएगी, यानी 10 रुपए की ब्रोकरेज हो जाएगी, 240 रुपए। तो ये तो एनआरवी, ये एनआरवी ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स की एनआरवी। लेकिन क्या ये फिनिश गुड्स है, क्या ये फिनिश गुड्स है? ये 150 रुपए जो है ये क्या है, कॉस्ट ऑफ WIP, वर्क इन प्रोग्रेस की। इस पे पूरा खर्चा हुआ क्या अभी? नहीं। अभी इस पे 100 रुपए खर्च होना और है, फर्दर प्रोसेसिंग। तो आप ध्यान से ऊपर देखो, एनआरवी का जो मीनिंग लिखा है, रियलाइजेबल वैल्यू लिखा है, लेस सेलिंग एक्सपेंसेस लिखा है, और लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन लिखा है, और मैंने वहां लिखा था फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, यानी कंप्लीट होने तक और कितना खर्चा लगेगा, 100 रुपए, वो भी माइनस कर। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग, आगे प्रोसेस करने की कॉस्ट 100 रुपए होगी। तो ये आएगी आपकी एनआरवी ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो लॉजिक समझो इसके पीछे। अगर ये फिनिश गुड्स होता, अगर ये फिनिश गुड्स होता तो कैसे कंपेयर करता? फिनिश गुड्स में भी ये रूल है, कॉस्ट और एनआरवी। तो फिनिश गुड्स की कॉस्ट होती 150, तो ये प्लस 100 रुपए और लगना थे। 150 रुपए तो लग चुके हैं, 100 रुपए और लगना थे ना, तो सही मैंने फिनिश गुड्स की कॉस्ट 250 होती, 250 वो होती है और 240 एनआरवी होती। फिर ये नहीं करता मैं, फिर एनआरवी ये लेता फिनिश गुड्स की, विच एवर इज लोअर, ये वैल्यूएशन रहता है ना, क्योंकि ये कंप्लीट गुड्स होता और ये भी कंप्लीट गुड्स है। लेकिन अभी आप देखो, क्या हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं 150 का, वो कंप्लीट गुड्स है? नहीं, सेमी फिनिश्ड गुड्स है वो। तो इसको भी सेमी फिनिश्ड लाना पड़ेगा ना, उल्टा चलना पड़ रहा है हमको। तो 250 रुपए में मान लो बिका, तो 4% तो ब्रोकरेज, 10 रुपए तो वहीं खर्च हो गए। अब बचे 240, 240 में से आप पहले क्या रिकवर करोगे? जो 100 रुपए एक्स्ट्रा लगने वाले हैं फर्दर, वो हटा दो। अब 140, ये 140 जो आपको रिकवर हुए है ना, 240 में से 100 तो एक्स्ट्रा वाले रिकवर हो गए। अब 140 जो रिकवर हुए वो इस गुड्स के रिकवर हुए ना, जो अभी जिस पोजीशन में ये है, इसी पोजीशन में जाके बेच आता मैं, सेमी फिनिश स्थिति में बेच के आ जाता मैं, तो 140 रुपए एनआरवी आती है, विच एवर इज लोअर, 140। तो जब एनआरवी का करोगे, जब भी WIP का करोगे, तो आपको 2 स्टेप पार करना है ना, सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस करना और एस्टिमेटेड फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करना। ये लॉजिक वहां तक लाने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। अब मुझे समझाना है मैं कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, इसके लिए हम एक बड़ा चार्ट बनाते हैं। चलिए, तो अब हम कॉस्ट के बारे में पढ़ते हैं। एनआरवी वाली बात समझ में आ गई आपको, है ना? 2 ही चीज में पूरा चैप्टर है ये, समझ लो, पूरा एस, कॉस्ट और एनआरवी। एनआरवी का मतलब आ गया समझ में, फिनिश गुड्स में सिर्फ सेलिंग एक्सपेंस माइनस करना है, और WIP के केस में सेलिंग एक्सपेंस के अलावा फर्दर कॉस्ट भी माइनस करना है, ये एनआरवी आ जाएगी। कॉस्ट में 3 कॉस्ट, ठीक है, तो बड़ा सा चार्ट आप बना लें, और पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग याद आ जाना चाहिए। इसलिए मैंने पहले कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको मटेरियल और ओवरहेड चैप्टर पढ़ाया, फिर S2 पे आया हूं। ओवरहेड भी इसलिए स्टार्ट कर दिया मैंने पहले, और मैंने बीच में इसलिए S12 बता दिया, S2 छोड़ के, क्योंकि S2 में ओवरहेड से रिलेटेड बात है। तो पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग याद आ जाए। 3 तरह की कॉस्ट, परचेस कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स तक ले जाने में कन्वर्जन कॉस्ट आती है। कॉस्ट अकाउंटिंग में बोला था मैंने, कन्वर्जन कॉस्ट जब भी कोई पूछे तो 2 ही चीज होती है, लेबर एंड ओवरहेड। रॉ मटेरियल तो यहां आ गया, इसको कन्वर्ट करना है, तो इस रॉ मटेरियल कॉस्ट अलग हो गई। कन्वर्जन कॉस्ट में रॉ मटेरियल नहीं आता है, रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स कन्वर्ट करने में लेबर लगेगी और ओवरहेड्स लगेंगे। और अदर कॉस्ट के बारे में बाद में सोचते हैं। तो फिलहाल वही आ गए हम कॉस्ट अकाउंटिंग में 3 एलिमेंट पे, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड पर। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो तो तीनों चीज खर्च करोगे, मटेरियल भी खर्च करोगे, लेबर भी और ओवरहेड। और अगर आप रेडीमेड आइटम्स खरीद के बेचते हो, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हो, S2 तो उनके लिए भी है ना, तो उनके लिए क्या रहेगा? उनके लिए सिर्फ परचेस कॉस्ट रहेगी फिनिश गुड्स की, उनके लिए ये नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहां लिखा परचेस कॉस्ट, रॉ मटेरियल खरीदते हो तो भी वैसे ही निकलेगी, और बना बनाया गुड्स खरीदता हूं मान लो मैं, तो भी वही रहेगा। और ये चार्ट पूरा वही चार्ट है जो हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में मटेरियल का एक क्वेश्चन किया था स्टार्टिंग में, याद करो। रॉ मटेरियल की कॉस्ट प्राइस निकाली थी हमने,
इफेक्टिव कॉस्ट निकाली थी नॉर्मल लॉस को एडजस्ट करते हुए, पूरा वही आप चाहो तो मैच कर लेना। तो पूरा दिमाग में AS2 मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग याद आ जाए। हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट देते हैं, क्वांटिटी डिस्काउंट तो नेट प्राइस। टैक्स के बारे में लिखवाया था मैंने, GST, कस्टम, कुछ भी टैक्स हो, अगर वो नॉन रिफंडेबल है, नॉन क्रेडिटेबल है तो ऐड करना, अदरवाइज ऐड नहीं करना है। ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग, ट्रांजिट इंश्योरेंस, इंश्योरेंस सिर्फ रास्ते वाला, ट्रांसपोर्टेशन भी रास्ते वाला। और मैंने कहा था इन शॉर्ट अगर हम कहें तो मीनिंग एक ही निकलता है कि जो गोडाउन गेट तक के एक्सपेंसेस होते हैं वो सब क्लास करो। उसमें ऑक्ट्रा सब था, याद करो उस क्वेश्चन में सब। तो लोडिंग अनलोडिंग वगैरह आप देते हैं, तो गोडाउन गेट तक के एक्सपेंसेस सारे ऐड करना है, गोडाउन के बाद के नहीं करना है। तो गोडाउन के बाद का इंश्योरेंस, रेंट वगैरह इंक्लूड नहीं करना। इस टोटल कॉस्ट में से नॉर्मल लॉस अगर हुआ गुड्स का, तो क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी, 100 लीटर आया, 100 लीटर में से 5 लीटर आपका लीकेज हो गया, नॉर्मल लॉस, तो आपका 95 लीटर बचा। कितना लीटर बचा? 95। लेकिन अगर वो नॉर्मल लॉस सेलेबल है, बिक सकता होगा, तो उसकी सेल वैल्यू कम कर दो, कॉस्ट को रिड्यूस करेगा। किया था अपन ने से, और फिर डिवाइड कितने से करेंगे? डिवाइड करेंगे 95 से। और अगर नहीं बिका है, 0 पे बिका है, तो कॉस्ट पूरी लेंगे, पूरे 100 लीटर की कॉस्ट ली, लेकिन डिवाइड कितने से करूंगा? 95 से, तो इफेक्टिव कॉस्ट आ जाएगी। वही कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट यहां पर भी, कोई अंतर थोड़ा ना है। तो ये तो हुआ परचेस कॉस्ट इस तरीके से। तो आपको पूरा वो क्वेश्चन याद आ जाना चाहिए। और अपने नोट्स में से भी ABC केमिकल वाला क्वेश्चन भी किया था, याद करो, पूरा वही क्वेश्चन है इसमें। वो कॉस्ट आ गई इफेक्टिव पर लीटर कॉस्ट आ गई अब यहां से, है ना। मान लेते हैं ये सब 100 लीटर के लिए था, 100 लीटर पे आपने खर्चा किए सब 1 लाख रुपए, और उसमें से आपको रिकवर कुछ भी नहीं हुआ नॉर्मल लॉस से। लेकिन नॉर्मल लॉस डिवाइड तो सिर्फ 95 लीटर से करेंगे ना, क्योंकि तो टोटल कॉस्ट एब्सॉर्ब बाय गुड यूनिट्स, ये कंसेप्ट पढ़ा था, सेम कंसेप्ट यहां पर भी हो गया। तो यहां आपकी इफेक्टिव कॉस्ट हो गई 95 से डिवाइड करेंगे तो 1052.63, 1052.63। जबकि अगर मैं 100 से डिवाइड करता अगर मैं इसको, तो 1000 आता, यानी 52 रुपए की कॉस्ट एब्सॉर्ब कर ली किसने? गुड यूनिट्स। अब कन्वर्जन कॉस्ट की बात करें, लेबर एंड ओवरहेड, तो लेबर में सिंपल कुछ नहीं, जो डायरेक्ट वेजेस को, जो डायरेक्ट वर्कर्स हैं, जो डायरेक्टली इंगेज इन द प्रोडक्शन, उनकी वेजेस तो कॉस्ट में जोड़ ही देंगे हम। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट हो गई, लेबर की कॉस्ट हो जाएगी। मेन ओवरहेड में समझना है। अब ओवरहेड्स में ऐसा है, ओनली प्रोडक्शन ओवरहेड, एक बात तो क्लियर कर लो, सिर्फ कौन से ओवरहेड्स लेना है? ओनली प्रोडक्शन ओवरहेड। जबकि मैंने आपको बताया ओवरहेड के पार्ट अलग अलग। प्रोडक्शन ओवरहेड मींस फैक्ट्री ओवरहेड, जिसको आप वर्क्स ओवरहेड भी बोलते हो, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी बोलते हो, जो फैक्ट्री बिल्डिंग में लगते हैं, फैक्ट्री मशीनरी वगैरह से रिलेटेड, वो फैक्ट्री ओवरहेड। ऑफिस वाले नहीं लेना है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट वाले भी नहीं लेना है, क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, वो कॉस्ट ऑफ सेल है। तो एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ देना है, सेलिंग छोड़ देना है, सिर्फ कौन से लेना है? प्रोडक्शन ओवरहेड। उसमें भी 2 टाइप के मिलेंगे आपको, वेरिएबल एंड फिक्स्ड। नेचर समझते हो? वेरिएबल मीन्स वेरी अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ आउटपुट। मैं जितने यूनिट ज्यादा बनाऊंगा उतने ज्यादा होंगे, जितने कम बनाऊंगा उतने कम होंगे, हर एक यूनिट पर चेंज आएगा, क्योंकि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है ना। तो वेरिएबल एक्सपेंसेस वो होते हैं जो डायरेक्ट होते हैं, मतलब 2 यूनिट बनाऊंगा तो इतने होंगे, 3 बनाऊंगा तो इतने होंगे, 4 होंगे, तो हर एक यूनिट पे बढ़ते हैं या घटते जाएंगे, तो वेरिएबल है। तो वेरिएबल को तो हमेशा एक्चुअल पे लेना चाहिए, इसलिए एब्सॉर्ब ऑन द बेस ऑफ एक्चुअल कैपेसिटी। इसमें तो कुछ और सोचना ही नहीं, क्योंकि जितना एक्चुअल यूनिट बनी होगी, आपने 1000 यूनिट बनाई होगी तो 1000 में खर्च हुए होंगे, 1100 बनाई होगी तो 1100 में खर्च हुए होंगे। तो आपको एग्जैक्ट एक्चुअल पर ही लेना है इसको, जो एक्चुअल हुए। झंझट यहां है, क्या झंझट है समझते हैं इसको। तो झंझट ये है यहां पर कि फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड क्या होते हैं? फिक्स्ड ओवरहेड यानी नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ आउटपुट। आप 1000 यूनिट बनाओ कि 10,000 यूनिट बनाओ, अगर मैंने फैक्ट्री रेंट पे ले रखी, किराए पर ले रखी, मकान माल जो भी फैक्ट्री मालिक है वो 10,000 रुपए किराया लेता है पर मंथ, 10,000। अब मैं 1000 यूनिट बनाऊं या 10,000 यूनिट बनाऊं या 15,000 यूनिट बनाऊं या ना बनाऊं, 10,000 तो लगना है। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट, और ये थे अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ आउटपुट। तो ये एग्जैक्टली लेवल ऑफ आउटपुट से बदलते हैं, और ये नहीं बदलते। लेकिन आप ऐसा तो कह नहीं सकते कि सर इसका तो प्रोडक्ट से मतलब ही नहीं है, तो हम इसको प्रोडक्ट पे क्यों चार्ज करें, इसका तो पीरियड से मतलब है। ये बात सही है, मैंने 2 कॉस्ट बताई थी कॉस्ट अकाउंटिंग में, प्रोडक्ट कॉस्ट होती है, पीरियड कॉस्ट होती है। ये प्रोडक्ट कॉस्ट होती है, प्रोडक्ट के कारण लग रही है,
कॉस्ट इंकर्ड ड्यू टू प्रोडक्शन, और ये होती है कॉस्ट इंकर्ड ड्यू टू टाइम एक्सपेंड। ये टाइम के कारण लग रही है, प्रोडक्शन हो या ना हो, टाइम जा रहा है, 1 महीना खत्म हुआ, किराया देना पड़ेगा, इंश्योरेंस देना पड़ेगा, तो ये टाइम पीरियड कॉस्ट कहलाती है। क्या कहलाती है? पीरियड कॉस्ट, और ये प्रोडक्ट कॉस्ट कहलाती है। बट कॉस्ट अकाउंटिंग में ये यूं भी नॉर्मल AS2 में भी आप देखो, AS2 भी तो कॉस्ट अकाउंटिंग ही चल रहा है, तो AS2 में भी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को इंपॉर्टेंस दिया गया है, एब्जॉर्ब करना है। क्योंकि जब तक सारी कॉस्ट एब्जॉर्ब नहीं करोगे आप, चाहे वो वेरिएबल नेचर की हो चाहे वो फिक्स नेचर की हो, तब तक एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप नहीं निकाल पाएंगे। तो ये वाला पार्ट में मिटा देता हूं। एब्जॉर्ब करने का मतलब मैंने आपको बताया, एब्जॉर्ब करना है मतलब कि इंक्लूड करना है। अपने कॉस्ट अकाउंट में पढ़ लिया यहां तक का पार्ट, है ना। ओवरहेड चैप्टर, ओवरहेड सारे डिस्ट्रीब्यूट करके हमने क्या करा, डिवाइड करके रेट निकाल लिया, उस रेट से हमने क्या करा, एब्जॉर्ब किया प्रोडक्शन पे। तो वो एब्जॉर्प्शन जो रेट हमने निकाली थी, है ना, कल ये क्वेश्चन किया था हमने, उसमें कहीं मशीन आवर्स से डिवाइड करते हैं, कभी लेबर आवर्स से डिवाइड करते हैं, कभी वर्किंग आवर्स से डिवाइड किया हमने, तो पर आवर रेट आ गई 5 रुपए 4 रुपए जो भी। तो वो रेट हमने जो निकाली थी डिवाइड करके, ये जो डिवाइड किया था ये कौन सी कैपेसिटी थी, तो एब्जॉर्ब ऑन द बेसिस, बेसिस कुछ तो बेसिस होगा डिवाइड में, कभी वेजेस से डिवाइड किया था हमने, तो बेस कुछ तो रखते हैं हम। तो बेस क्या रखना है, वो बेस नॉर्मल कैपेसिटी रखना है या एक्चुअल कैपेसिटी रखना है। तो जनरली कॉस्ट अकाउंटिंग में भी ये रूल आने वाला है आगे, अगले लेक्चर में आएगा कि फिक्स्ड ओवरहेड जनरली एब्जॉर्ब ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी, ये नॉर्मल रूल है। जैसे मटेरियल का रूल है कि नॉर्मल लॉस एब्जॉर्ब बाय गुड यूनिट्स, ये सारे चैप्टर का रूल है, ऐसे यहां पे भी सारे चैप्टर का ये रूल जाता है। ये एक्सेप्शनल सिर्फ AS2 में दिया हुआ है, तो एक्सेप्शनल चीज याद रखो कि कभी कभी फिक्स्ड ओवरहेड भी एक्चुअल पे होंगे, वेरिएबल तो होते ही एक्चुअल पे, फिक्स भी एक्चुअल पर होंगे। कब होंगे? इफ एक्चुअल कैपेसिटी इज मोर देन नॉर्मल, और यहां पे कब होंगे? नॉर्मल इज मोर देन एक्चुअल। अभी क्या होता है इसको समझने के लिए हम आते हैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे। मॉड्यूल में ही आप पेज नंबर देखोगे 3.37, एग्जाम्पल नंबर 2। ABC Limited has a plant with a capacity to produce 1 lakh units of a product per annum. Capacity, नॉर्मल कैपेसिटी इनकी कितना बना सकते हैं, बनाते हैं या नहीं उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपने देखा होगा ऐसे अपनी गाड़ी में माइलेज बताते हैं कि नहीं, तो उसकी कैपेसिटी इतनी, अब आपको एक्चुअल कैपेसिटी अलग होती है, आपका माइलेज इतना नहीं बैठता है। ऐसे कंपनी में भी जब मशीन खरीदी जाती तो मशीन का जो मैन्युफैक्चरर है वो बताता है कि ये मशीन इतनी यूनिट बना देगी। अब ये उसकी नॉर्मल कैपेसिटी, लेकिन आप एक्चुअली इतनी बनाते हो या नहीं बनाते ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप बनाओगे डिमांड सप्लाई के रूल के हिसाब से, आप क्यों बनाओगे? वो भले 1 लाख यूनिट बना देती है, लेकिन आपको मार्केट में डिमांड ही नहीं, तो क्यों 1 लाख बनाओगे आप? तो हो सकता है आपकी एक्चुअल कैपेसिटी अलग हो। तो नॉर्मल कैपेसिटी दे रखी है 1 लाख यूनिट्स पर एनम बना सकती है, एंड एक्सपेक्टेड फिक्स्ड ओवरहेड इज 18 लाख। फिक्स्ड ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी इज, अब फिक्स्ड ओवरहेड 18 लाख रुपए की, और नॉर्मल कैपेसिटी से अगर डिवाइड करूंगा, यानी बेसिस जो रख रहा हूं मैं नॉर्मल कैपेसिटी 1 लाख यूनिट रख रहा हूं, तो रेट क्या आ गई आपकी 18 रुपीज पर यूनिट। तो याद करो वही कॉस्ट अकाउंटिंग का ही ओवरहेड लिखे निकाल के दे रखे थे। ओवरहेड में डिवाइड करते हैं बेस से, बेस जो भी हो यूनिट वाले से भी डिवाइड करके बताया था मैंने एक बार। मशीन आवर वाले क्वेश्चन भी हुए, वर्किंग आवर्स वाला क्वेश्चन भी किया अभी पिछला, एक में वेजेस से भी डिवाइड किया। तो बेसिस कुछ भी हो सकता है, बट वो जो भी बेसिस होगा, मशीन आवर होगा तो भी नॉर्मल कैपेसिटी वाला होना चाहिए, यूनिट्स है तो भी नॉर्मल कैपेसिटी की होना चाहिए। अब केस 1, पहला केस, फर्स्ट केस देखो आप। केस 1 में ये क्या कह रहे हैं? केस 1 में पहला केस, एक्चुअल प्रोडक्शन इज 1 लाख। एक्चुअल प्रोडक्शन भी कितना हुआ? 1 लाख हुआ। इसका मतलब पहले केस में कहना चाहते हैं कि एक्चुअल इक्वल टू नॉर्मल, दोनों बराबर है। ये भी 1 लाख है और ये भी 1 लाख है, दोनों बराबर है पहले केस में। तो जब दोनों बराबर हो तो आप किसी से भी करो सेम ही आएगा आंसर। इसका मतलब ये कि नॉर्मल रूल अपना क्या था? एब्जॉर्ब ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी। तो मैं अगर यहां से एब्जॉर्प्शन रेट निकालता हूं, तो रेट अभी क्या आई थी अपनी 18 लाख में डिवाइड किया था 1 लाख यूनिट से,
ठीक है, तो रेट आ गई 18 रुपीज पर यूनिट, ये रेट आ गई। और इस रेट को इससे इंटू कर देता हूं मैं, तो ये एब्जॉर्प्शन हो गया 18 लाख रुपए, ठीक है ना। ये एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, ये ओवरहेड एब्जॉर्ब हो गए, यानी मुझे प्रोडक्शन में कितने एब्जॉर्ब करना चाहिए, 1 लाख यूनिट पे 18 लाख, तो हुए भी 18 लाख और एब्जॉर्ब कितने किए, पूरा 18 लाख। तो जब बराबर हो तो ऐसा ही। सेकंड केस, दूसरे केस में क्या कह रहे हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन इज 90,000 यूनिट्स। अब एक्चुअल प्रोडक्शन सेकंड केस में क्या कह रहे हैं, एक्चुअल जो है वो 90,000 है, 90,000 ही है, और नॉर्मल जो है वो 1 लाख यूनिट है। अब क्या करें सर, अब क्या कहना चाहते हैं, तो कौन सा केस फिट हो रहा है, देखो आप, इफ नॉर्मल कैपेसिटी इज मोर देन एक्चुअल, नॉर्मल कैपेसिटी इज मोर देन एक्चुअल है, तो फिर आपको नॉर्मल से ही करना है। मतलब हम इसी से करेंगे, यानी कि वही कंसेप्ट आ जाएगा कि रेट जो आपकी निकलेगी कैसे निकलेगी, ओवरहेड्स 18 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख यूनिट, तो रेट आ गई आपकी 18 रुपीज पर यूनिट। तो आपको एब्जॉर्प्शन रेट जो निकालना है, एब्जॉर्प्शन ऑन द बेसिस, बेसिस क्या रखना है, नॉर्मल कैपेसिटी, नॉर्मल रखी मैंने, ठीक। यानी 1 यूनिट बनाऊंगा तो 18 रुपए लगेंगे, 2 बनाऊंगा तो 36 लगेंगे। कितनी बनाई मैंने, 90,000 बनाई ना, तो 90,000 यूनिट पे कितने लगे होंगे, 18 के हिसाब से। इतने एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्ब करना मतलब 90,000 यूनिट की जो कॉस्टिंग करूंगा मैं, उसमें रॉ मटेरियल लिखूंगा, लेबर लिखूंगा, तो वहां ओवरहेड कितने लिखूंगा, तो वहां ओवरहेड पूरे 18 लाख नहीं लिखूंगा, वहां ओवरहेड 90,000 इंटू 18, 16,20,000, 16,20,000 ही लिखूंगा। इतने ही ओवरहेड एब्जॉर्ब करूंगा वहां पर। कॉस्ट शीट अगर बनाऊंगा मैं, तो रॉ मटेरियल लिखूंगा 90,000 का, लेबर लिखूंगा, और ओवरहेड कितने लिखूंगा मैं, 18 की रेट से। तो आप समझे, ये होता है, यानी रेट बेस, एब्जॉर्प्शन बेसिस क्या रखना है, तो नॉर्मल कैपेसिटी, और इंटू तो हमेशा किस पे करेंगे, एक्चुअल, क्योंकि कॉस्टिंग जो हम करेंगे वो 1 लाख की कॉस्टिंग क्यों करेंगे जब हमने एक बनाई नहीं। हम कॉस्ट शीट जो बनाएंगे, सेलिंग प्राइस जो निकालेंगे, तो रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सब जो लिखेंगे, प्रॉफिट, वो किसका लिखेंगे, 90,000। तो उस 90,000 का हम 18 के रेट से लिखेंगे। और तीसरे केस में क्या कह रहे हैं, तीसरे केस में कह रहे हैं कि एक्चुअल जो है और नॉर्मल जो है, और नॉर्मल तो 1 लाख ही है, और एक्चुअल ये बता रहे हैं, थर्ड केस, तीसरा केस देखो आप, 1.2, 1,20,000। अब क्या करें सर, तो अब ये वाला केस हो गया एक्चुअल कैपेसिटी, इफ एक्चुअल इज मोर देन नॉर्मल। तो अब एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, तो एब्जॉर्ब ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल कैपेसिटी। अब आपको जो एब्जॉर्ब करना है वो एक्चुअल के हिसाब से करना है, इसके हिसाब से नहीं करना है। तो मैं रेट भी इसके हिसाब से नहीं निकालूंगा, यानी मेरे 18 लाख की जो ओवरहेड्स हैं वो 1,20,000 यूनिट पर, रेट भी इसी से निकलेगी। तो रेट आ जाएगी आपकी 18 लाख डिवाइड बाय 1,20,000, रेट आ जाएगी 15 रुपीज पर यूनिट। ये रेट आएगी एब्जॉर्प्शन रेट। और कितनी यूनिट बनाई आपने, आप कॉस्ट शीट कितने की बनाओगे, एक्चुअल 1,20 बनाई तो रॉ मटेरियल 20 का लोगे, लेबर इसी के लोगे, तो ओवरहेड भी 1,20 के लोगे। तो 1,20,000 के ओवरहेड्स, 1,20,000 यूनिट्स पर 15 रुपए की रेट से ओवरहेड एब्जॉर्ब करोगे, तो 18 लाख रुपए एब्जॉर्ब ओवरहेड हो जाएंगे ना। ठीक है, इस तरीके से। तो तीनों को कंपेरेटिवली देख लो आप, 1, 2, 3, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस। यानी ये सबसे नॉर्मल केस है कि नॉर्मल कैपेसिटी से डिवाइड करना रहता है। ये एक्सेप्शनल केस है कि एक्चुअल अगर ज्यादा है तो फिर नॉर्मल को भूल जाओ आप, आपको सब कुछ एक्चुअल से ही करना है। यानी वेरिएबल में जैसा होता है, वेरिएबल में सब एक्चुअल से ही होगा, वैसे ही इसमें भी होगा। तो ये एक्सेप्शनल, इस पे रेड कलर के इंक से स्टार बनाना, ये काम की चीज है। ठीक है, फिर एक बार और बात समझा दूं मैं आपको कि ये सब हम क्यों कर रहे हैं। ये सब हम कर रहे हैं कि हमें मान लो कॉस्ट शीट बनाना होती है। क्या बनाना होती, कॉस्ट शीट। तीनों केस में, केस 1 में, केस 2 में, केस 3 में, तो डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर, ये तो प्राइम कॉस्ट का पार्ट होता है, ये तो डायरेक्ट लगते हैं। डायरेक्ट लगता है मतलब जितना प्रोडक्शन होता है डायरेक्टली उतने भी लगते हैं। यहाँ 90,000 का प्रोडक्शन हुआ, सॉरी यहाँ 1 लाख का प्रोडक्शन हुआ तो 1 लाख पे लगेंगे। यहाँ 90,000 का हुआ तो 90,000 पे लगेंगे। यहाँ 1,20,000 पे हुआ तो 1,20,000 पे लगेंगे।
लेबर भी डायरेक्ट लगेगी, प्राइम कॉस्ट लगेगी, सिर्फ ओवरहेड का झंझट है। तो ओवरहेड कैसे लेना है, तो यहाँ कितने ओवरहेड लेना है, 18 के रेट निकाले नॉर्मल के हिसाब से और एब्जॉर्ब किस पे किया, एक्चुअल पे, तो 18 लाख रुपए पूरे एब्जॉर्ब हुए। यहां पर रेट निकाली नॉर्मल से और एब्जॉर्ब किस पे करना है, एक्चुअल। हमेशा इनटू तो एक्चुअल से ही होगा क्योंकि एक कॉस्टिंग तो एक्चुअल की निकालूंगा ना मैं, लेकिन बेसिस क्या रखना है वो सीख रहे हैं, बार बार बोल रहा हूं। तो यहां लेंगे 16,20,000 और यहां कितना लेंगे, तो यहां पे 15 की रेट निकाली आपने और इंटू करके आए कितने, 18 लाख। सर कॉस्टिंग अलग अलग आ गई इसमें, तो बिल्कुल आएगी। और इसीलिए अभी कॉस्ट अकाउंटिंग अगले चैप्टर में आने वाला है कि जब खर्चा 18 होना है, फिक्स है वो तो किराया है, देना ही 18 लाख, फिर आपने अपने कॉस्ट में तो 16,20,000 जोड़े सर, तो 1,80,000 का अंडर एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन का ट्रीटमेंट अभी आने वाला है। तो अभी आपको सिर्फ इतना सीखना है, AS2 भी यही बोलता है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी यही बोलता है कि आपका एब्जॉर्प्शन रेट ऐसे निकलना चाहिए फिक्स्ड ओवरहेड की। ठीक है, चलिए अब तीसरा पार्ट बचा था, आखिरी में लिखा था अदर कॉस्ट, वहां लिख लीजिए 2 लाइन अदर कॉस्ट में लिख लीजिए। एक्सपेंसेस इंकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंट्री to their present location and condition. For example, cost of design, etc. उसी में को लिखेंगे नीचे, और अगर जगह ना हो तो लिख लो सी पेज नंबर 3.38, उसी में नीचे लिखेंगे, बुलेट बना लो अगला, इंटरेस्ट generally not included except except as per AS 16 ठीक है। मतलब जनरली जैसे हम मान लो लोन लेके और काम कर रहा हूं, तो लोन लेके काम करने में ब्याज लग रहा हो, तो उस ब्याज को आप प्रोडक्शन की कॉस्ट मत मानो, वो फाइनेंस कॉस्ट है, उसको रॉ मटेरियल में इंक्लूड मत करो, उसको इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे फिनिश गुड्स या कहीं पे भी। लेकिन A16 में एक बात लिखी हुई है वहां करेंगे। अब A16 में क्या लिखी हुई है, तो A16 में जो बात लिखी हुई है वो पेज नंबर 3.38 पर है। क्या लिखी हुई है वहां पे, इंटरेस्ट एंड अदर बोरिंग कॉस्ट आर यूजुअली कंसिडर्ड इज नॉट रिलेटेड टू ब्रिंग इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। उसको उस लोकेशन तक यानी सेलेबल कंडीशन तक लाने के लिए इंटरेस्ट जरूरी नहीं होता है जनरल। दिस कॉस्ट आर देयरफॉर यूजुअली not included in the cost of inventory, छोड़ दो। Interest and other borrowing costs however are taken as part of inventory cost where inventory necessarily takes substantial period of time, ये लाइन वहां A16 में लिखी हुई, for getting ready for its intended sale. Example of such inventory is wine, और वहां लिख लो as per A16 16 है A16 borrowing cost। वहां लिखा हुआ है कि अगर किसी चीज को सेलेबल कंडीशन तक लाने में सब्सटेंशियल पीरियड लगता है, टाइम लगता है बहुत, तो फिर उस पीरियड का जो इंटरेस्ट है वो कॉस्ट में इंक्लूड कर सकते हो। टू गेट रेडी, तो रेडी वाइन एग्जांपल दिया, वाइन को रेडी करने में बहुत टाइम लगता है, तो उस पीरियड का जो इंटरेस्ट है वो आप कॉस्ट में इंक्लूड कर सकते हो। अदरवाइज जनरली कॉस्ट प्रोडक्शन एक्सपेंसेस का पार्ट नहीं। तीसरा है स्टैंडर्ड इज silent on the treatment of amortization of intangibles for ascertaining inventory cost. It nevertheless appears that amortization of intangible related to production, that is patent right of production or copyright for publishers, should be taken as part of inventory. एक पब्लिशर बुक्स पब्लिश करता है, अब उसके पास बहुत सारे बुक का स्टॉक रह गया, बहुत सारे बुक का क्या हो गया उसके पास स्टॉक, तो क्या होगा उस बुक की स्टॉक की वैल्यूएशन में जो कॉस्ट कैलकुलेट करे तो उस बुक में पेपर लगे होंगे या रॉ मटेरियल, लेबर लगे होंगे, ओवरहेड्स भी लगे होंगे, ठीक है। क्या उसमें वो पेटेंट या कॉपीराइट जो उसने लिया उस कॉपीराइट की कॉस्ट को भी राइट ऑफ करे? कॉपीराइट था उसका मान लो 50 लाख का, उस 50 लाख की कॉपीराइट को भी राइट ऑफ करे? वो 50 लाख रुपए का जो कॉपीराइट था 50 लाख प्रिंट के ऊपर था, किसी राइटर ने 50 लाख प्रिंट करने के लिए राइट दिया था, 50 लाख, ठीक है। तो डिवाइड करने पे पर बुक कितना, 1 रुपए, तो क्या वो भी इसमें इंक्लूड किया जाए?
रिटर्न ऑफ इंटेंजिबल असेट करना चाहिए। क्यों? जैसे आपने मशीन का डेप्रिसिएशन ओवरहेड में लिया, कौन सी मशीन? जो प्रोडक्शन में लगी, ऑफिस वाली नहीं, प्रोडक्शन ओवरहेड। तो प्रोडक्शन ओवरहेड में प्रोडक्शन मशीन आई, तो डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट है ना, टेंजिबल असेट्स की। ऐसी इंटेंजिबल असेट भी अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड है, पेटेंट, किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए पेटेंट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होता है, फार्मूला होता है, तो पेटेंट का अमोर्टाइजेशन भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट होगा। ये लिख रहे हैं वो, पढ़ के देख लो आप एक बार। फिर डी है एक्सचेंज डिफरेंस आर नॉट टेकन इन इन्वेंट्री कॉस्ट। मान लो आपने ये रॉ मटेरियल बाहर से कहीं खरीदा है, आउट ऑफ इंडिया से, अब आपको पेमेंट जो देना है डॉलर में देना है, और डॉलर अब चेंज हो गए तो एक्सचेंज डिफरेंस आ गया, उससे गेन हुआ या लॉस हुआ, उसे हमें ना तो प्लस करना है ना माइनस, ठीक है ना। तो एक्सचेंज डिफरेंस आर नॉट पार्ट ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट। तो इस तरीके से आप समझ गए बात को, कि मैंने आपको सब चीज क्लियर कर दी डी पार्ट में, कि क्या इंक्लूड करना और क्या एक्सक्लूड करना है। फिर इसी पेज पे नीचे एक्सक्लूजन्स में लिखे हुए और एक्सक्लूड, क्या क्या एक्सक्लूड करना है, मींस कॉस्ट में इंक्लूड नहीं रखना है। एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेज, तो वैसे भी मैंने कहा सिर्फ नॉर्मल लॉस एब्सॉर्ब बाय गुड यूनिट्स होता है। एबनॉर्मल तो हम वैसे भी क्या करते हैं, एबनॉर्मल तो पीएनएल में ट्रांसफर होता है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इट इज डायरेक्टली ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड नहीं करना है। स्टोरेज कॉस्ट, मैंने भी बताया गोडाउन गेट तक के खर्चे इंक्लूड करना, उसके बाद के इंक्लूड मत करना, क्योंकि वो आपकी स्टोरेज कॉस्ट है, वो रॉ मटेरियल परचेज कॉस्ट थोड़ी ना है। तो स्टोरेज कॉस्ट एक्सक्लूड करना है, अनलेस द प्रोडक्शन प्रोसेस रिक्वायर्स सच स्टोरेज। मैं एग्जांपल लिखो, इन केस ऑफ आइसक्रीम, अब आइसक्रीम बनाने में स्टोरेज करना कंपलसरी, तो जो स्टोर करने में आइसक्रीम की जो फ्रीजर कॉस्ट है वो उसकी आइसक्रीम की कॉस्ट में इंक्लूड होना चाहिए ना, क्योंकि वो तो डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट है। जब तक स्टोर नहीं करेंगे आइसक्रीम जमेगी नहीं। तो अगर उस प्रोडक्ट का नेसेसरी पार्ट है स्टोरेज करना, बिना स्टोरेज करे वो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, तो फिर स्टोरेज कॉस्ट आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट में इंक्लूड होगी, वरना नहीं। और सी तो मैंने बता ही दिया, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आर दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी इंक्लूड नहीं करेंगे, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी सिर्फ प्रोडक्शन ओवरहेड इंक्लूड करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करेंगे और सेलिंग भी नहीं करेंगे। बीच में एक पार्ट और बच रहा है, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट वाला, ऊपर आए 3.37 पेज नंबर पर ही, जहां मैंने केस 3 पढ़ाए थे। तो ये पूरा चार्ट आपका कंप्लीट हो गया। इस पूरे चार्ट में आप लिखने के बाद ये जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट वाली बात भी लिख लेना नीचे, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। इसके इस वाले एस में नोट्स बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। होता क्या है जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, जानते हो आप? ये होता है कि जब आप मेन प्रोडक्ट बना रहे थे, तो मेन प्रोडक्ट बनाते बनाते एक सब्सिडरी प्रोडक्ट इमर्ज हो गया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। या फिर जॉइंट प्रोडक्ट मींस व्हेन टू और मोर मेन प्रोडक्ट, सभी मेन, टू और मोर मेन प्रोडक्ट प्रोड्यूस विथ सिमिलर रॉ मटेरियल, एक ही रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस किया, उससे एक्स भी बन गया, वाई भी बन गया, जेड भी बन गया, और सब मेन है, कोई बाय प्रोडक्ट। तो जब एक ही तरह के रॉ मटेरियल से सिंपल प्रोडक्ट बन जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या करें? अब प्रॉब्लम यह होगी कि रॉ मटेरियल लेबर आपने जॉइंटली खर्च किया, मान लो 1 लाख रुपए खर्च किया, 50,000 रुपए खर्च किया, 1.5 लाख रुपए, ओवरहेड भी जोड़ लो मान लो इसमें। तो पेज नंबर 3.37 पर जॉइंट और बाय प्रोडक्ट, क्या लिखा हुआ है देखो, इन केस ऑफ जॉइंट or byproduct, the cost incurred up to the stage of split off should be allocated on a rational and consistent basis. तो आपने रॉ मटेरियल खर्च किए 1 लाख रुपए, 50,000 खर्च किए, प्लस ओवरहेड भी मान लेते हैं 1.5 लाख की कॉस्ट की, है ना। ये सिमिलर रॉ मटेरियल था, एक्चुअली प्रोडक्ट हम मेन बनाने गए थे, बन गया जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट भी, या हम जॉइंट प्रोडक्ट की सारे बनाने गए थे, लेकिन रॉ मटेरियल एक ही टाइप का लगा था। तो एक ही टाइप के रॉ मटेरियल से फिर आपका एक्स प्रोडक्ट भी बन गया और वाई भी, या मेन प्रोडक्ट एक्स बन गया आपका और बाय प्रोडक्ट वाई बन गया आपका। तो बात ये कि ये एक स्प्लिट, स्टार्टिंग में तो कॉमन एक्सपेंडिचर हुए होंगे ना, जॉइंट एक्सपेंसेस, फिर एक स्प्लिट ऑफ पॉइंट आया होगा जिसपे ये अलग अलग होंगे, ये अलग दिखने लगा होगा, ये अलग दिखने लगा, जैसे ऑयल इंडस्ट्री में होता है, कोकोनट ऑयल, तो कोकोनट ऑयल अलग हो गया और उसका जो कचरा है वो अलग हो गया, सोयाबीन में सोयाबीन अलग हो गया, डीओसी अलग हो गया।
तो इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट। इसे क्या बोलते हैं हम? स्प्लिट ऑफ पॉइंट। अब बात है कि इस कॉस्ट को मैं इन दोनों में अलोकेट कैसे करूं, क्योंकि इसकी कॉस्टिंग अलग करना है, इसकी कॉस्टिंग अलग करना है। तो क्या लिख रहे हैं ये? इन केस ऑफ जॉइंट बाय प्रोडक्ट द कॉस्ट इंकर्ड अप टू स्प्लिट ऑफ पॉइंट शुड बी अलोकेटेड ऑन rational and consistent basis. The basis of allocation may be sale value at split of point. यानी अब आपको किस रेशियो में बांटना है, तो जो भी आप रेशियो करो कंसिस्टेंटली फॉलो करो। ये भी एक पॉलिसी हुई अकाउंटिंग। तो हो सकता है इसकी सेल वैल्यू यहां पर 50 रुपए पर यूनिट हो और ये 1000 यूनिट बनी, और ये इसकी सेल वैल्यू मान लो 10 रुपए हो और ये 500 यूनिट बनी। तो किस रेशियो में बोल रहे हैं? सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। इस पॉइंट पर जो सेल वैल्यू उस रेशियो में बांट दो आप इस कास्ट को, क्योंकि जितनी वैल्यू ज्यादा होगी इसका मतलब ये ज्यादा वैल्यूएबल गुड्स है और ये कम वैल्यूएबल गुड्स है। मान लो ये दोनों मेन प्रोडक्ट भी होते तो भी आपको वैल्यू के रेशियो में बांटना चाहिए। एक महंगा वाला गुड्स है, एक सस्ता वाला गुड्स है, तो उसे रेशियो में बांटो। ठीक है। और इसका चैप्टर है कॉस्ट अकाउंटिंग में, हम पढ़ेंगे जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, पूरा एक चैप्टर है सेपरेट। आई बात समझ में? तो क्या बोला था उन्होंने? जॉइंट कॉस्ट मींस कॉस्ट अप टू स्प्लिट ऑफ पॉइंट शुड बी अलोकेटेड ऑन रैशनल एंड कंसिस्टेंट बेसिस, एंड बेसिस ऑफ अलोकेशन मे बी सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। फॉर एग्जांपल, वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट स्क्रैप वेस्ट आर यूजुअली नॉट मटेरियल, दीज आर देयरफॉर वैल्यूड एट एनआरवी। अच्छा, अब मान लो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, सपोज जैसे वेस्ट के रूप में निकलता है, बाय प्रोडक्ट के रूप में वेस्ट निकलता है, और वेस्ट तो आप अटाले में बेचते हो, तो उसको फिर उसको कॉस्टिंग पे थोड़ी वैल्यूट करते हैं, फिर उसको किस पे वैल्यूट करते हैं? एनआरवी पर। तो आप सिंपल लिख सकते हो वेस्ट स्क्रैप वैल्यूड एट एनआरवी। आप इसको बाय प्रोडक्ट का नाम मत दो, फिर उसको आप दो वेस्ट, बेकार है, कचरा निकल गया और कचरा बिकने लायक नहीं है, अटाले के रूप में बिकेगा, तो फिर उसको सिर्फ सेलिंग प्राइस पे लिखो आप उसको। ठीक है। And the main product is then valued at joint cost minus the NRV of byproduct. तो एक तरीका तो ये हुआ आपका, अगर ये वैल्यूएबल है, अगर इफ वैल्यूएबल, तो ऐसा करेंगे। और अगर ये वैल्यूएबल नहीं होता, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करते? उस कंडीशन में हम ये करते 1,50,000 कॉस्ट है आपकी, और बाय प्रोडक्ट if not valuable, फॉर एग्जाम्पल स्क्रैप है, क्या है ये? स्क्रैप है, वेस्ट है ये, तो फिर आप इसको क्या करोगे? इसको वैल्यूड करोगे आप एट एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, और नेट रियलाइजेबल वैल्यू मान लो इसकी 2000 रुपए। तो फिर इसका प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट जो है आपका, मेन प्रोडक्ट, उसका वैल्यूएशन क्या करोगे? उसकी वैल्यू करोगे आप वैल्यू इक्वल टू कॉस्ट माइनस एनआरवी ऑफ स्क्रैप। यानी 1.5 लाख रुपए की कॉस्ट थी, पूरी उसी पे चली जाएगी, पूरी कॉस्ट। बस ये 2000 रुपए अलग कर दो माइनस, तो उसकी कॉस्टिंग आ गई 1,48,000। तो अगर ये वैल्यूएबल है तो फिर इस कॉस्ट को स्प्लिट करो आप इस रेशियो में, इस रेशियो में स्प्लिट करो आप, 50:5 के रेशियो में स्प्लिट करो, 15,000 इधर, 1,35,000 इधर, अगर ये वैल्यूएबल है तो। ठीक है ना। इस रेशियो में आपने अलग अलग किया तो इसकी कॉस्ट कितनी आ गई? 1,35,000 आ जाएगी, और इसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी? इसकी कॉस्ट आ जाएगी आपकी 15,000, है ना। ये रेशियो हो गया ना 50 और 5 का, यानी 10:1 का रेशियो। इस तरीके से हम अलग कर देंगे, या जो भी आए, फिर एग्जैक्टली ये नहीं आएगी, 1,50,000 डिवाइड बाय 11, है ना, 11 मतलब ये आ जाएगी आपकी 1,36,363, है ना, और ये रहेगी 1,36,366। तो इस रेशियो में आपने अलग कर दिया। तो अब इसका वैल्यूएशन कॉस्ट पर हुआ, और अगर ये स्क्रैप या वेस्टेज है तो इसका वैल्यूएशन आप कॉस्ट पे नहीं कर रहे हो, किस पे कर रहे हो? एनआरवी पे। और इसमें फिर पूरी 1.5 लाख उधर ही ले जाओ, फिर 2000 माइनस कर दो बस। तो ये तो वैसा हो गया नॉर्मल लॉस जैसा, एब्जॉर्ब बाय गुड यूनिट्स, तो वैसे ही हो गया ना, सेम होगा।
तो यहां तक आप कंप्लीट करें ये एस, ठीक है। मैंने आपको इसका कास्ट वाला पार्ट समझाया, अभी ये एस बड़ा एस है, इसमें बहुत सारी बातें आना बाकी है ना। तो पहले आप यहां तक करें, फिर मैं अगला पार्ट बताता हूँ। थैंक यू सो मच।